यदि क्लास में कोई टीचर बच्चों से प्रश्न करे और कोई बच्चा कविता में आंसर दे, कोई बच्चा लाइन में आंसर दे, कोई बच्चा पंक्ति में आंसर दे, तो कहीं ना कहीं हम हर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो समझना मुश्किल हो जाएगा। वैसे यदि हम एक लेखांकन की बात करते हैं तो लेखांकन में भी यदि व्यापार व्यवसाय अपने हिसाब से अगर हिसाब किताब लेखा जोखा रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें आपस में मेल जोल में एक दूसरे के साथ मिलाप करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अकाउंटेंसी में जो लेखांकन में हमारा जो चैप्टर 2 था थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग उसको कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे आज हम कुछ अकाउंटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करके जो हमारी अकाउंटिंग है उसको करते हैं। तो जनरली अकाउंटिंग सिस्टम से हम क्या समझते हैं, तो अकाउंटिंग सिस्टम से ये समझते हैं ये वो प्रक्रिया होती है, प्रणालियां होती हैं जहाँ पे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक व्यवसाय या संगठन अपने वित्तीय लेन देन को दर्ज करता है। मतलब कि जो भी उसका ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी उसके इवेंट्स होते, मतलब जो भी उसको व्यापार को अफेक्ट करते हैं, हर वो लेन देन, हर वो ट्रांजैक्शंस बिजनेस क्या करता है, अपने बुक में रिकॉर्ड करता है, दर्ज करता है, वर्गीकृत करता है, सारांशित करता है और रिपोर्ट करता है। मतलब कि वो क्या करता है, सारी चीजों को बनाता है। क्योंकि आपको सिंपल चीजें पता है कि कोई भी व्यवसाय यदि वो चल रहा है और अगर उसका लेखा जोखा नहीं होगा तो ना ही वो खुद को अपनी जो पुरानी परफॉर्मेंस होगी उससे मेजर कर पाएगा, ना ही वो आने वाले समय में खुद को अच्छा कर पाएगा, ना ही वो दूसरे व्यवसाय से अपने व्यवसाय को क्या कर पाएगा, कंपेयर कर पाएगा, तो तुलना भी नहीं कर पाएगा। लेखांकन प्रणालियां व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य को समझने, करों को हिसाब रखने और वित्तीय निर्णय लेने में मदद करता है। कहीं ना कहीं जो हमारे सिस्टम्स है वो हमें क्या में मदद करती हैं, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है या हेल्थ है बिजनेस की उसको जानने में मदद करती है। दूसरा, करों का हिसाब रखने, मतलब जो हमारे ऊपर टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्स जो हमारे कर जो हम बोलते हैं कि देते हैं, वो टैक्स भी हमारा जो एक तरीके से मेजर होता है, टैक्स भी हम जो नापते हैं वो कैसे नापते हैं, हमारे जो लेखा जोखा होता है उससे। इसके अलावा वित्तीय निर्णय, जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं, कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये सारे डिसीजन लेने में हमारे जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जो लेखांकन प्रणालियां है वो हमें मदद करती हैं। तो जनरली जब हम बात करते हैं तो प्रमुख प्रकार दो हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। अब फर्क क्या है सिंगल और डबल एंट्री सिस्टम में? सिंगल एंट्री में जो कीपर, बुक कीपर है, मतलब जो व्यवसाय है, ओनर है बिजनेस का, वो खाली अपने बुक में रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन। मतलब आया तो वो क्या करेगा, प्लस करेगा, गया तो वो क्या करेगा, माइनस करेगा। किससे आया, किस पे गया, उससे उसको कोई मतलब नहीं होगा। मतलब यहाँ पे खाली वो एक सिंगल साइड, एक पक्ष क्या करेगा, दर्ज करेगा। तो केवल एक पक्ष को लेखा दर्ज करता है, जैसे नगद लेन देन, मतलब लिया तो प्लस कर दिया, दिया तो माइनस कर दिया। ये प्रणालियां छोटे व्यवसाय या दुकानों में उपयोग की जाती है। जनरली हमने देखा है, जैसे हम किराने की दुकान जाते हैं या कोई भी जनरल स्टोर जाते हैं, छोटे लेवल पे रिटेल जो हमारी शॉप्स होती हैं वहां पे जाते हैं, तो वो कोई भारी एंट्री नहीं करता, वो सीधा चीजें जितना पैसा आया उसको ऐड कर लेता है और जितना किसी को पेमेंट करी होगी वो उतना माइनस कर देता है। ये काम जटिल और आसानी से बनाए रखने योग्य होती है। क्या करते हैं, आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, ये कम जटिल, कम जटिल मतलब लेस डिफिकल्ट, कम डिफिकल्ट है और हम इसको आसानी से, क्योंकि सिंपल है, आया तो हमने क्या कर दिया प्लस, गया तो क्या कर दिया माइनस। ना ही हमने सामने वाले का पक्ष रिकॉर्ड करा, ना ही जिसको दिया उसका पक्ष रिकॉर्ड करा, हमने खाली अपना पक्ष रिकॉर्ड किया। यदि हमारे पास पैसा बढ़ा तो हमने जोड़ दिया और पैसा घटा तो हमने घटा दिया। उदाहरण, जैसे आपने 1000 में सामान बेचा तो केवल नगद प्राप्ति दर्ज होगी, ये नहीं बताया जाएगा कि वह बिक्री के रूप में हुआ है। मतलब ये नहीं बताएंगे कि हमने सेल करके उसको बेचा, बस आया है तो हमने उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। यदि हम दूसरे प्रणाली की बात करें तो दूसरी प्रणाली है दोहरे प्रविष्ट प्रणाली, मतलब डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक लेन देन को दो खातों में दर्ज किया जाता है, एक डेबिट साइड होता है और एक क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। एक हमारा डेबिट होता है और एक हमारा क्रेडिट, जिसको हम नाम और जमा बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, नाम और जमा बोलते हैं इसको। अब इसमें दोनों ही पक्ष की बातें रिकॉर्ड होती हैं, मतलब दोनों ही पक्ष का जो भी लेन देन होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, जिससे देना होगा उसका भी नाम आएगा और हमने जो दिया वो भी आएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रणाली वित्तीय सटीकता और नियंत्रण प्रदान करती है। क्यों कंट्रोल प्रदान करती है? क्योंकि हमें पता है कि किस से हमारा जो लेन देन है वो हुआ है, क्योंकि हमने दोनों ही पक्ष को रिकॉर्ड करा है। यदि कोई चीज घटती है तो हमें पता है कि हमने किसको दिया है इसलिए घटी है, यदि कोई चीज बढ़ती है तो हमें पता है हमें किससे मिला है इसलिए हमारी चीजें बढ़ी।
सभी बड़े व्यवसाय और कंपनियों में यह प्रणाली अपनाई जाती। तो आज जब हम बात करते हैं सिस्टम की, तो जनरली सारी ही कंपनियां, बड़े बड़े व्यवसाय जो भी हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, दोहरे प्रविष्ट प्रणाली को ही फॉलो करते हैं। जैसे अगर आपने 1000 का सामान बेचा है तो नगद खाता डेबिट होगा 1000 रुपए से, मतलब आपको कैश मिला, तो यहाँ पे नगद आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है। और जो बिक्री खाता होगा, है ना, सेल्स होगा, उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो यहाँ पे आप बिक्री को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो ये हमारी डबल एंट्री सिस्टम होती है, जहाँ पे हम दोनों ही पक्ष, चाहे डेबिट पक्ष हो चाहे क्रेडिट पक्ष हो, दोनों को ही अकाउंटिंग में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यदि हम आगे बात करें लेखांकन के आधार की, तो वह तरीके जिनसे लेन देन को रिकॉर्ड करने के समय और तरीके निर्धारित किया जाता है, अर्थात किसी लेन देन को कब दर्ज किया जाएगा, है ना। मतलब बेस क्या है कि आप क्यों किसी चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो और किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। यदि आपने किसी को कुछ बेचा तो आप तुरंत उसको क्यों अपने उसमें लेखांकन में लिख ले रहे हो, अकाउंटिंग में लिख ले रहे हो। यदि आपने किसी चीज को खरीदा तो आप क्यों लिख ले रहे हो, उधार पे बेचा तो क्यों लिख रहे हो, खरीदा तो क्यों लिख रहे हो। तो यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ बेस है जिसको हम आधार बोलते हैं, जिसको हम लेखांकन का आधार बोलते हैं, जिसके अनुसार हमें क्या करते हैं, इन एंट्रीज को करते हैं। तो जनरली दो बेसिस होते हैं, एक हमारा कैश बेसिस होता है जिसको हम नगद आधार बोलते हैं, और एक होता है एक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो पहले हम नगद बेसिस को समझते हैं, नगद आधार को समझते हैं। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इस आधार में लेन देन को तब दर्ज किया जाता है जब नगद का लेन देन वास्तव में होता है, चाहे वो आय हो या खर्च। मतलब कैश अगर आएगा तो ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर नगद हमारे पास आएगा या जाएगा तो तभी हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो डेबिट में हो रहा हो चाहे वो क्रेडिट। मतलब हमारा जो बेस होगा वो कैश होगा, अगर मिल रहा होगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे हम जो उधार वाले ट्रांजेक्शन होते हैं, उधार वाले जो नेचर के ट्रांजेक्शन लेन देन होते हैं, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। विशेषताएं, आय तब दर्ज की जाती है जब नगद प्राप्त, सिंपल है, आय तब मिलेगी जब आपको क्या मिल रहा है, नगद मिल रहा है। और खर्च तब दर्ज किया जाएगा जब क्या होगा, भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ सरल और छोटे व्यवसायों में उपयोग। तो जो छोटे और सरल व्यवसाय, जैसे हमने अभी किराने वगैरह की दुकान की और इन सब की बात करी थी, जनरली यहाँ पे कैश में ही सारी चीजें होती है, उधार में कोई काम नहीं होता, तो वो जनरली सिंगल कैश बेसिस अकाउंटिंग ही फॉलो करते हैं। यदि आपने 10,000 की बिक्री की है लेकिन ग्राहक ने पैसा बाद में दिया है, तो यह आय तभी दर्ज होगी जब नगद मिलेगा। मतलब यदि हम कैश बेसिस पे, नगद आधार पे अगर अकाउंटिंग कर रहे होंगे, तो जब तक आपके पास पैसा आएगा नहीं या जब तक आपके पास से पैसा जाएगा नहीं, भले वो उधार पे हो, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। वही जब हम दूसरे आधार की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं उद्भवन आधार, जिसको हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। और ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, लेन देन तब दर्ज किया जाता है जब वो घटित होता है। ये इंपॉर्टेंट है ना, कि जैसे ही वो चीज हो जाए हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, भले हमारे पास पैसा आया हो या नहीं आया, भले ही नगद का आदान प्रदान बाद में, मतलब भले ही जो आपका लेन देन हो रहा हो बाद में हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। आपका जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ, चाहे वो उधार पे हुआ हो, जैसे ही वो घटित होगा वैसे ही आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। तो विशेषता क्या है, आय तब दर्ज की जाती है जब वह अर्जित की जाती है। अर्जित मतलब जैसे आपको लगा कि आपने कमा लिया है, भले आपको पैसा बाद में मिले, भले ही नगद क्या हो बाद में मिले, आप उसको क्या कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे। उसी तरीके से खर्च जब तब दर्ज किया जाता है जब वह दायित्व बनता है। दायित्व मतलब पे करने की, लाइबिलिटी बनती है आपकी। मतलब आपने किसी से कोई चीज उधार पे खरीदी तो आपकी एक दायित्व बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगी कि आपको उसका भुगतान करना होगा, आप उसको तुरंत ही रिकॉर्ड करोगे, भले ही आप क्या करो, भुगतान बाद में करो। तो इसी को हम बोलते हैं कौन सी बेसिस, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यह आधार कंपनी और बड़ी संस्थाओं में अनिवार्य होता है, और जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये हमारा जो उद्भवन आधार है या एक्रूअल बेसिस है, उसी को फॉलो करती है। जैसे आपने 10,000 की बिक्री की और ग्राहक ने पैसा अभी नहीं दिया, फिर भी आप क्या करोगे, आय तुरंत दर्ज कर दी जाएगी, क्योंकि आप कौन सा अकाउंटिंग का बेसिस फॉलो कर रहे हो, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमारे लेखांकन मानक आते हैं। मानक मतलब होता है स्टैंडर्ड्स, है ना, कि हम कुछ स्टैंडर्ड से उनको फॉलो करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले ही डिस्कस किया था कि हर बच्चा अलग अलग जवाब देगा, तो टीचर किस बच्चे का आंसर चेक करेगा, मगर एक कोई उस जवाब के पीछे एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि नहीं, इस आंसर में ये चीजें होनी चाहिए। वैसे ही जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में भी कुछ एक लेवल होता है, कुछ एक स्टैंडर्ड होता है, जिसको हमें मेंटेन करके सारा लेखांकन करना पड़ता है। तो लेखांकन सूचनाओं के विभिन्न उपयोगकर्ताओं को सूचना विस्तारित करता है। लेखांकन सूचनाएं विभिन्न उपयोगकर्ताओं के हित केवल तभी साध सकती है
जब उनमें एक रूपता हो तथा प्रासंगिक सुभावनाओं पूर्ण प्रकटीकरण हो। मतलब आपका जो प्रेजेंटेशन हो वो ऐसा हो कि सामने वाले को कोई मैच करने में प्रॉब्लम ना आए, कोई उसको कंपेयर करने में दिक्कत नहीं आए। जो उसका प्रेजेंटेशन हो वो ऐसा हो कि सारी कंपनी, जैसे हम देखते हैं किसी भी कंपनी की हम बैलेंस शीट लेते हैं, तो जो बैलेंस शीट बनती है जिसको हम तुलना पत्र कह रहे हैं, तो जो बैलेंस शीट बनती है तो कहीं ना कहीं एक जैसी ही होती है, ताकि हम क्या कर सके, आपस में किसी भी कंपनी की दूसरी कंपनी से बैलेंस शीट की तुलना कर सके, कंपेयर कर सके। तो वो क्यों होती है? क्योंकि हम कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेखांकन मानक फॉलो करते हैं, जिसको फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, जो भी अकाउंटिंग होती है उसको उस तरीके से बनाते हैं। तो यदि आगे बात करें, किसी भी व्यावसायिक इकाई द्वारा वैकल्पिक लेखांकन व्यवहार तथा मूल्यांकन प्रतिमान प्रयुक्त किया जा सकता है। लेखांकन मानक उन विकल्पों के प्रयोग में सहायता करते हैं जो सत्य तथा स्पष्ट वित्तीय विवरणों की मूल गुणात्मक विशेषताओं को पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे, अगर हम स्टैंडर्ड फॉलो करके किसी भी अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक अकाउंटिंग प्रिपरेशन है, लेखांकन जो हमने बनाया वो सत्य और स्पष्ट होता है ना, कि वो जो चीजें हैं उसको सही तरीके से दिखाता है, क्योंकि हमने कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ मानक को फॉलो करते हुए उस चीज को क्या करा, बनाया, प्रिपेयर करा। यदि आगे बात करते हैं कि लाभ क्या है इसके, तो कहीं ना कहीं लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, मतलब एक जो हमारा फाइनेंशियल लोगों तक जो पहुंचाने का तरीका है कि लोग किस तरीके से उसको जानते हैं, पहचानते हैं, उसको तैयार करने में लेखांकन व्यवहारों में ही भिन्नता का उन्मूलन करने में सहायता करता है। कि यदि हमारे जो लेखांकन अकाउंटिंग है उसमें ही अगर किसी तरीके का कोई डिफरेंसेस आते हैं तो हम आसानी से उसको पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है लेखांकन मानक किसी निश्चित सूचना का के प्रकटीकरण के लिए भी कह सकते हैं जो कानून द्वारा आवश्यक नहीं बताई गई, परंतु वह सूचना सामान्य जनता, निवेशकों तथा लेनदारों हेतु काफी उपयोगी हो सकती है। मतलब हम जो प्रकट कर रहे हैं, प्रकट मतलब प्रेजेंटेशन, तो हम जो भी मानक को फॉलो करते हुए चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप आसानी से अपने जो उपयोग करता है, इन्वेस्टर्स वगैरह हो गए, आपके कस्टमर हो गए, आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको आसानी से अपने जो लेखांकन है उनको क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो, अकाउंटिंग को शो कर सकते हो। तो लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की अंतर कंपनी तथा अंतरा कंपनी तुलनात्मकता में सहायता करता है। अभी जैसे हमने बात करी कि जो तुलना पत्र बैलेंस शीट एक कंपनी बना रही है और दूसरी कंपनी बना रही है, जनरली दोनों की जो बैलेंस शीट होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो जब दोनों के तुलना पत्र सेम है तो हम आसानी से उनमें क्या कर सकते हैं, तुलनात्मकता कर सकते हैं। किसमें? एक कंपनी के खुद के पुराने जो व्यवसाय का लाभ हानि है उसको अभी के लाभ हानि से, या आने वाले समय में हमें क्या लाभ हानि रखना उससे, और या एक कंपनी का दूसरे कंपनी, जैसे ए लिमिटेड है उसका बी लिमिटेड से तुलना आराम से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम कुछ लेखांकन मानकों को फॉलो कर रहे होते हैं, इसलिए हम उससे तुलनात्मक कर सकते हैं। यदि हम सीमाएं की बात करें, लिमिटेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं लेखांकन मानकों में के विभिन्न वैकल्पिक लेखांकन व्यवहारों में से चुनाव करना होता है। मतलब अलग अलग जो हमारे स्टैंडर्ड्स है उनमें से फॉलो करना होता है। जैसे हम कोई मेथड की बात करते हैं तो हो सकता है कोई एक कंपनी किसी दूसरे मेथड से कोई अकाउंटिंग को प्रिपेयर करती है, जैसे डेप्रिसिएशन की बात, ह्रास की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन की बात, तो डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड होते हैं। तो हो सकता है कोई कंपनी एक अलग मेथड फॉलो कर रही है, कोई दूसरी कंपनी अलग मेथड फॉलो कर रही है, तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें इसमें फेस करनी है, जिसके प्रयोग में लाने में कठिनाई आती है। तो चुनाव करना है ना, किस तरीके से हमें मेंटेन करना है और कैसे उसको, तो वो कहीं ना कहीं कठिनाई पैदा करती है। इनका दृढ़ता से पालन किया जाता है जिससे लेखांकन मानकों को लागू करने में लोचशीलता नहीं आ पाती। मतलब अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स को, तो इनमें अपने हिसाब से कोई भी चीजें चेंज नहीं कर सकते। जो फॉर्मेट होगा, जो एक तरीके से हमारा रिकॉर्ड करने का तरीका होगा, उसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, चीजों को बनाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। लेखांकन मानक कानून को प्रत्यादेश नहीं दे सकते, वर्तमान कानून की सीमा के भीतर ही मानकों के निर्माण की आवश्यकता है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो भी लेखांकन मानक है वो अगर सरकार चेंज करती है तो चेंज होगा, नहीं है तो नहीं होगा। जैसा हमें फॉलो करने के लिए बोला गया है, मगर समय समय के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा जीएसटी वगैरह जो सरकार लेके आए, तो उससे काफी जो लेखांकन विधियां थी, चेंजेस उसमें सिस्टम में चेंजेस आ गए। बहुत सारों के जो चीजें थे, फॉर्मेट्स बदल गए, बहुत सारे जो कैलकुलेशंस थे वो बदल गए। तो कहीं ना कहीं वो एक लिमिटेशन है कि आप हमेशा उसको एक जैसा नहीं देख सकते। अगर गवर्नमेंट किसी तरीके का चेंज लाना चाहती है तो वो उसमें एक ला सकती है, वो एक हमारी लिमिटेशन हो जाएगी।
तो ये हमारा जो टॉपिक था ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे हम अपने लाइफ में भी एक स्टैंडर्ड या मानक लेके चलते हैं कि किस तरीके से हमें चीज़ों को फॉलो करना है, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, आगे लेके चलना है, वैसे ही लेखांकन विधियां में भी, लेखांकन सिस्टम में भी कुछ मानक होते हैं जिनका हमें फॉलो करके अपना जो प्रेजेंटेशन है ना, एक जो हम लोगों तक अपनी जो बात बोलचाल पहुंचाना चाहते हैं अपने व्यवसाय की, वो लेखांकन मानकों के द्वारा पहुंचा सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।